आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और बेसिकली हमारे पास हिमालय से निकलने वाला 3 ही मेन रिवर सिस्टम है जो कि इंडिया को टच करता है, मतलब कि इंडिया के अधिकतर हिस्सों को ये टच करता है। जैसे हमारा इंडस था, उसके बाद आज हम लोग गंगा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों हमारा ऐसी नदी हैं जो कि हिमालय से निकलता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा द गंगा रिवर सिस्टम। इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं देख लिया जाए। द गंगा रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाटर सिस्टम दैट इज भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलता है? इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब कि पहाड़ों का एकदम बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ, उसी को हम लोग कहेंगे ग्लेशियर। और ग्लेशियर का नाम क्या है यहाँ पे? गंगोत्री। बेसिकली गंगोत्री हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गंगोत्री हमारा पहाड़ जैसा एरिया है हिमालय पे, वहीं से हमारा ये भागीरथी निकलती है। ठीक है, और एंड अलकनंदा, मतलब ये हो गया कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक साथ मिलता है तो एक हमारा एक कॉमन रास्ता बन जाता है। उसी कॉमन रास्ते को हम लोग कह देते हैं गंगा। हालांकि किस चीज़ का रास्ता? पानी का रास्ता। ठीक है, मतलब कि गंगा नदी जो हम लोग जानते हैं, इस गंगे नदी में 2 रिवर का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। भागीरथी जो कि ग्लेशियर कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा, और दूसरा हमारा अलकनंदा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया था कि द गंगा रिवर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाटर सिस्टम दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। तो गंगा हमारा बेसिकली 2 रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। और इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी का बुक खुला हुआ बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से मैप में भी देख सकें और आप वहाँ से डायग्राम में भी देख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म दी गंगा रिवर। देखिए अब ना आप अपने पेज को पलटिए, वहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखेगा। उस डायग्राम में आप ये देख पाएंगे। देखिए एकदम ध्यान से उस डायग्राम को आप देखिएगा। ये जो डायग्राम आपका दिया गया है बुक में, वो हमारे उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड में कौन सा जगह? देवप्रयाग का। ठीक है, देवप्रयाग में आप देखेंगे कि 2 रिवर, एक तरीके से कह सकते हैं नदी, हमारा 2 नदी आके एक जगह पे मिल रहा है और एक कॉमन रास्ता हमारा बन जा रहा है सिंगल। तो वो जो सिंगल बनता हुआ दिख रहा है ना आपको, वो है हमारा गंगा। ठीक है, और वो जो 2 अलग अलग नदी उसमें मिला, पहला हमारा है भागीरथी और दूसरा हमारा है अलकनंदा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब ये हो गया कि गंगा रिवर सिस्टम हमारा 2 मेन वाटर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। तो ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। वो भी कहाँ पे है देवप्रयाग? उत्तराखंड में है। और ये दोनों मिला के, यानी कि ये दोनों आपस में मिल के एक हमारा अलग प्रकार का रिवर सिस्टम तैयार कर देता है, उसी का नाम है गंगा। ठीक है, और हम लोग अपने आम भाषा में बिहार में क्या कहते हैं? गंगा को गंगा जी कहते हैं, गंगा जी। ठीक है, आगे। एट हरिद्वार द गंगा रिवर इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब जब आपको कभी मौका मिले हरिद्वार जाने का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हरिद्वार में ना आपको ऐसा लगेगा कि गंगा नदी जो है ना पहाड़ों से नीचे गिर रही है। हालांकि पहाड़ों से ही नीचे गिरती है, लेकिन पहाड़ों के और पहले ही हमारा ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिल के गंगा को बना दिया है। ठीक है, और वहाँ से गंगा हमारा पहाड़ों से ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ नजर आता है। कहाँ पे? हरिद्वार में। और वहाँ पे गंगा का जो फ्लो होता है ना, बहुत फास्ट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब कि अभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो हरिद्वार में जो वहाँ पे हम लोग नहा के पूजा का पाठ करते हैं गंगा की नदी में, वहाँ पे ना नदी का पानी इतना साफ रहता है और इतना ठंडा रहता है गंगा नदी का, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि गंगा नदी का पानी इतना साफ और इतना ठंडा भी हो सकता है। जैसे हमारे पटना में जो दीघा में गंगा नदी है, वहाँ पे आप देखेंगे उसमें उतना फ्लो नहीं है और थोड़ा गंदा पानी भी है ना, और उतना ठंडा भी नहीं है, क्योंकि उसको बहुत दूर ट्रेवल करके आना होता है, और पटना हमारा उत्तराखंड से बहुत दूर है। लेकिन जब आप उत्तराखंड में जाके गंगा जी को देखेंगे ना, एकदम पूरा साफ पानी, इतना साफ पानी, उसमें आपका चेहरा आपका दिख जाएगा एकदम साफ साफ। और इतना पानी साफ होता है कि आप उसको चाहें तो पी भी सकते हैं। बहुत साफ होता है, बहुत ठंडा भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ों से गिर रहा होता है और बगल में हमारा हिमालय है, तो वहीं से आ रहा होता है। इसीलिए आगे बढ़ते फिर। द गंगा रिवर इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखिए कई बार मतलब कि हिमालय से ना मेन नदियाँ तो हमारी निकलती ही हैं, साथ ही साथ उसमें ना छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं। कहाँ से? हिमालय से। तो वो हिमालय से निकलने वाला छोटा मोटा ट्रिब्यूटरीज जाके किस में ज्वाइन कर जाता है? गंगा नदी में। और जब गंगा नदी में ज्वाइन करता है तो गंगा नदी का जो दायरा है वो थोड़ा सा और फैल जाता है। ठीक है, आगे उसमें जो वाटर का अमाउंट रहता है, वाटर का मात्रा उसमें और बढ़ जाता है। ठीक है,
उसके बाद द गंगा रिवर इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय मैनी मेजर रिवर्स सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। और गंगा नदी में ट्रिब्यूटरीज तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ गंगा नदी में कुछ मेजर नदियाँ भी आके मिलती हैं। सोचो तो सोचो कि आखिर गंगा नदी का कितना बड़ा दायरा फैल जाएगा। जैसे यमुना हमारा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये कुछ ऐसे प्रमुख नदियां हैं जो कि गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा नदी का इससे क्या होता है, दायरा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, पानी का मात्रा उसमें और बढ़ जाता है। आगे दी यमुना रिवर राइजेज फ्रॉम दी यमुनोत्री ग्लेशियर इन दी हिमालयाज। यहाँ पे जो हमारा यमुना रिवर है जो कि बाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ये यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, हिमालय से। और हिमालय में भी कौन से ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। याद रखिएगा कि गंगा निकले, यानी कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, और यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से, ठीक है। दोनों थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता है, लेकिन आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये दोनों ग्लेशियर हमारा कहाँ पे है, हिमालय में है, ठीक है। आगे उसके बाद इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा रिवर एंड मीट्स द गंगा रिवर एट इलाहाबाद। तो गंगा नदी के पैरेलल बहते बहते कौन आती है, यमुना आती हैं, और यमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती है कहाँ पे है, इलाहाबाद में, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज फ्रॉम द नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय का मतलब है कि हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा नेपाल में भी लाई करता है। तो वहाँ से हमारा कौन कौन नदी निकलेगा, घाघरा, गंडक और कोसी। तो नेपाल से निकलता है, लेकिन आता कहाँ है, इंडिया आता है। तो इंडिया में जाके हमारा मिल जाता है गंगा नदी से, ठीक है। आगे दीज थ्री रिवर्स कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द नॉर्दर्न प्लेन ड्यू टू फ्लड। अच्छा, हर बार ना, हर साल बाढ़ के समय में आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में ना बहुत क्षति पहुंचता है। मतलब कि खास करके इंडिया में, इंडिया का जो नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ हिस्सा में भी ज़्यादा नहीं, उत्तराखंड नहीं कह सकते, उत्तराखंड में उतना बाढ़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं उत्तराखंड का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिनमें ना बहुत बाढ़ आता है, एकदम भयंकर रूप से बाढ़ आता है हर साल। और ख़ास करके तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें ना तीन नदी की वजह से बहुत भयंकर बाढ़ आता है। और उत्तर प्रदेश को भी आप छोड़ देंगे तो बिहार में खास करके इन तीन नदी की वजह से बहुत बड़ा डैमेज होता है। कौन कौन नदी बिहार में, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी। और ये जब ये तीनों नदी गंगा से आके मिलती है ना, तो ये बहुत बड़ा लेवल बढ़ा देती है गंगा नदी के पानी को। मतलब कि गंगा नदी में पानी का मात्रा और थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ के समय में बड़ा एकदम डैमेज होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, ठीक है, बाढ़ की वजह से। उसके बाद द गंगा रिवर फ्लोज ईस्ट वर्ड्स टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए आखिर सवाल है कि सर गंगा नदी हमारा कहाँ तक जाती है। गंगा नदी हमारा जाती है वेस्ट बंगाल तक। वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, और फरक्का के नाम से ना ट्रेन भी चलती है, फरक्का एक्सप्रेस। शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुना होगा फरक्का एक्सप्रेस। मतलब कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहाँ तक जाके हमारा गंगा नदी फिलहाल आराम से वहाँ तक पहुँचती है पहले, उसके बाद भी आगे हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लास्टली द गंगा रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में फरक्का तक जाती है हमारे गंगा नदी, और फरक्का के बाद जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में वो मिल जाती है, यानी कि समुद्र में बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। देखो सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने नाम सुना होगा, पहली बार तो टर्म नहीं आ रहा है, बताते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब कि हमारा जो है ना ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी वेस्ट बंगाल के आसपास वाले एरिया में दोनों आके मिल जाता है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों आके वेस्ट बंगाल के आसपास वाली जगह पे मिलती है, और वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा एरिया तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। मतलब कि दो नदी के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड जैसा जगह होता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती है ना, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा ऊपर उठा हुआ हमारा एरिया है, वही है हमारा सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों रखा गया बताते हैं। देखिए द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। मार्शलैंड का मतलब होता है वो जमीन जो कि थोड़ा सा दलदल होता है, और एक्चुअली में जो डेल्टा होता है ना वो दलदल वाला ही जगह होता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और उस दलदल वाले जगह पे ना हमारा एक सुंदरी ट्री होता है, नाम है ट्री का नाम क्या है, सुंदरी ट्री। तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सुंदरबन
डेल्टा। सुंदरी ट्री से नाम पड़ गया है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, कभी कभी हो सकता है कि एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, इसलिए यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ा। आगे, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला डेल्टा है। मतलब कि देखो, डेल्टा का मतलब होगा कि नदी के द्वारा जो हमारा एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना नदी के बीच में, वही हमारा डेल्टा कहलाता है, ठीक है। अब ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि नदी के द्वारा बनाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है। ग्रो करने का मतलब है इसमें डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सोचो, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर है, इसका मतलब हो गया सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद, द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो गंगा नदी का जो टोटल लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये एग्जैक्ट नहीं है 2500, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ही है, लेकिन इतना आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, एक एवरेज आप इतना बता सकते हैं, ठीक है। आगे, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक वर्ड आ गया, वाटर डिवाइड। हमने क्या कहा था सबसे पहले वाले क्लास में? वाटर डिवाइड हमारा वो एरिया होता है जो कि दो नदी को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। और वो वाटर डिवाइड कैसा होता है? थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है। आप अपने बुक के सबसे पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगा। मतलब कि वाटर डिवाइड हमारा वो एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसको हम लोग अपलैंड भी कहते हैं, याद कीजिए। मतलब कि वो उठा हुआ एरिया है पहाड़ जैसा, उसके दोनों तरफ अपना एक एक नदी बह रही है। तो ये जो हमारा अम्बाला है, जगह है हमारा, ये अम्बाला वाटर डिवाइड पे ही लोकेटेड है। मतलब कि एक तरफ से हमारा गंगा नदी बहती है, एक तरफ से हमारा इंदस नदी बहती है, और इन दोनों के बीच में हमारा एक शहर बस गया। उस शहर का नाम क्या है? अम्बाला। तो अम्बाला बेसिकली जो बसा हुआ है ना, वो वाटर डिवाइड पे बसा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और वहीं पे हमारा अम्बाला बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया हमारा गंगा के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ब्रह्मपुत्र को भी इसी क्लास में करने की कोशिश कर लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये क्या है जरा देखा जाए। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। यानी कि ये भी जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इंडिया से नहीं निकलता है, याद रखिएगा इस बात को। ये कहाँ से निकलेगा? चाइना से। और चाइना में भी कौन सी जगह से? तिब्बत से, ठीक है। तो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी हमारा निकलता है, और तिब्बत में भी कहाँ से मालूम है? मानसरोवर लेक, वहाँ से निकलती है, और मानसरोवर के ईस्ट हिस्से से यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। आगे, इट इज़ लॉन्गर देन द इंदस रिवर एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये इंदस नदी से क्या है? लंबा है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा इंदस नदी से लंबा है, पहला बात। दूसरा बात, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर हिस्सा इंडिया से बाहर ही लाई करता है। मतलब कि ये कुछ हिस्सा ही हमको ये इंडिया में देखने को इसका मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में आती तो है, लेकिन आने से पहले ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कहाँ करती है? इंडिया से बाहर, ठीक है। आगे फिर मतलब कि ये ज़्यादा है जो है ना, ट्रैवल करता है चाइना में, ठीक है। आगे, इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज। यानी कि हमारा जो ईस्ट साइड में, इंडिया के ईस्ट साइड में जो हिमालय है, उसी के पैरेलल बहते 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 ये हमारे इंडिया के ईस्ट साइड आता है। मतलब कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर की ओर ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ते आता है। आगे, ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अब सवाल है कि सर आखिर ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर कहाँ पे करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में एंटर करता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और वो भी कौन सा शेप बना के? यू शेप बना के। आप अपने वर्ल्ड इंडिया का वहाँ पे डायग्राम दिया गया है, मतलब इंडिया का मैप दिया गया है, उसमें आप देखेंगे ईस्ट साइड में, तो हमारा उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है तो ईस्ट साइड में यहाँ कोने में हमारा एक यू टाइप का शेप बनता है, ठीक है। इस बात को आप अपने मैप में देखिए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर जाता है, वो भी गॉर्जेस के थ्रू। गॉर्जेस के थ्रू का मतलब हो गया पहाड़ों के बीचों से होते 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 ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में पहुँचती है, ठीक है। आगे, अब सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी
इंडिया के कौन से स्टेट से इंडिया में लाई करता है, मतलब कि अंदर आता है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश। आगे, हियर इट इज कॉल्ड द द्यांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। मतलब कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। और इस दिहांग में मतलब कि देखो यहाँ पे ना आपको डाउट हो सकता है, यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल टर्म है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू होते हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। और इसी दिहांग में मतलब कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी में अलग अलग ट्रिब्यूटरी जाके मिल जाता है। कहाँ कहाँ पे, दिबांग, सॉरी ये दिबांग हमारा ट्रिब्यूटरी का नाम है, दिबांग, लोहित और अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलके कहाँ पे पहुँच जाता है, ये असम में। मतलब कि ये सब का सब छोटा मोटा ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा और जाके असम में हमको ब्रह्मपुत्र नदी दोबारा देखने को मिल जाता है। मतलब ये हो गया कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम की ओर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आता है। असम के बाद क्या होता है, देखो, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द तिसांग पो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब देखो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया से फिर कहाँ चल जाता है, बांग्लादेश चल जाता है। तो यहाँ पे ना इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में तिसांग पो के नाम से जानते हैं और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को अभी आप याद रखिएगा। आगे, इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट बिकॉज तिब्बत इज अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। देखो जब ये नदी हमारा तिब्बत से निकलती है ना, हालांकि हमने पहले कहा था कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। मतलब कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो उस समय पे इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है और उसमें सिल्ट यानी कि उसके साथ थोड़ा बहुत धूल मिट्टी बालू कंकड़ ये सब भी जो है ना बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि तिब्बत अपने आप में एक ठंडा वाला जगह है और एक सूखा जगह है, ड्राई जगह है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से पानी उतना जगह मतलब कि पानी उतना नदी में नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो इंडिया में एंटर करता है उसमें अलग अलग प्रकार का ट्रिब्यूटरी जाके मिल जाता है, जुड़ जाता है, जिसके वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का मात्रा पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, आगे, ऑन रीचिंग इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और जैसे ही हमारे इंडिया में आता है ब्रह्मपुत्र नदी तो इनको अलग अलग ट्रिब्यूटरी से पानी मिल जाता है, साथ ही साथ बरसात का पानी भी इसको मिल जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के तरफ बहुत बारिश होता है। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है। तो वो सारा बारिश का पानी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। ठीक है, आगे, जिसके वजह से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का मात्रा पानी का बढ़ जाता है। उसके बाद, हियर द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी का मात्रा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसमें सिल्ट का मात्रा भी थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कि धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर ये सब भी थोड़ा थोड़ा इसमें आपको देखने को मिलने लगता है, क्योंकि इंडिया में आ रहा है वो भी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है और थोड़ा सा वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ टाइप के। आगे, द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स मैनी रिवराइल आइलैंड। मतलब कि ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ये अलग अलग प्रकार के रिवराइल आइलैंड को भी फॉर्म करता है। मतलब कि देखो एक आइलैंड होता है और एक रिवराइल आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब है जो कि समुद्र के पानी से तरह तरह से घिरा हुआ हो। ठीक है, और रिवराइल आइलैंड का मतलब होता है जो रिवर के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो और बीच में एरिया हमारा उठा हुआ हो। देखो डेल्टा में और रिवराइल आइलैंड में ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं होता, दोनों लगभग सेम चीज़ होता है। ठीक है, आगे, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। लेकिन जब बरसात का सीजन आता है ना, बारिश के सीजन में यानी कि बरसात के सीजन में ये ब्रह्मपुत्र नदी ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब कितना पानी इसको मिल जाता है, ओवरफ्लो होने के वजह से ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है। कहाँ कहाँ पे, असम में और बांग्लादेश में। ठीक है, क्योंकि हमारा असम से होते हुए पानी बांग्लादेश चल जाता है, इसीलिए वहाँ पे बड़ा भयंकर नुकसान हो देखने को हमको मिलता है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं, यहीं पे हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम
ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक द पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर का मतलब है, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे आप पेनिनसुलर के मतलब को समझिए। हालांकि इसको हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि आखिर पेनिनसुलर का मतलब होता क्या है। पेनिनसुलर का मतलब है वो हमारा इंडिया का हिस्सा जो कि 3 हिस्सों से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हमारा साउथ इंडिया। जैसे यदि हम लोग बात करें तो हमारा गुजरात से आप नीचे आइए महाराष्ट्र, उससे नीचे आइए गोवा, उससे नीचे आइए केरल, उसके बगल में आप आ जाइए तमिलनाडु, उसके ऊपर आ जाइए आप उड़ीसा, फिर हमारा वेस्ट बंगाल। ये सब का सब ऐसे स्टेट हैं जो कि हमारे समुद्र के बगल बगल पड़ते हैं। तो ये हमारा कैसा एरिया कहलाएगा? पेनिनसुलर एरिया कहलाएगा। और इन सब एरिया के अंदर जो हमारा रिवर होगा उसका नाम हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर। और आपके बुक में ना एक इंडिया का मैप दिया गया है। इंडिया के मैप में आप उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के रिवर के बारे में आपको उसमें बताया गया है, और उन सब रिवर के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। बस शर्त क्या है, आपको इंडिया के साउथ में देखना है। ठीक है, मतलब कि हाँ, जहाँ पे आपका बेसिकली समुद्र आपका 3 हिस्सों से घिरा हुआ है आपका एरिया इंडिया, वहाँ पे आपको देखना है। तो आपको अलग अलग नदी के बारे में दिख जाएगा। यहाँ पे अलग अलग नदी के नाम लेंगे और इस नदी को आप वहाँ पे ढूंढिएगा मैप में कि आखिर कहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने ना डायग्राम बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए इसमें लिखा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। हमारे इंडिया में ना अधिकतर जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल है। सीजनल का मतलब हो गया कि सीजन में ही ये बहता हुआ नज़र आता है, उसके बाद ये बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अक्सर ये नदी आपको कब बहता हुआ नज़र आएगा? बारिश के समय में, रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि उस समय पे नदी का पानी बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसमें आपको फ्लो देखने को मिलता है। तो अधिकतर इंडिया में जो पेनिनसुलर रिवर है वो आपका कैसा है? सीजनल है। ठीक है, वो केवल बरसात में आपको देखने को मिलता है। आगे, पेनिनसुलर रिवर्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो जो हमारा पेनिनसुलर रिवर होता है वो लार्जली किस पे डिपेंड होता है? रेनफॉल पे। मतलब कि बरसात होगा तो उस नदी में पानी दिखेगा, बरसात नहीं होगा तो उस नदी में पानी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। यानी कि जब ड्राई सीजन होता है, जैसे गर्मी का सीजन हो गया हमारा मई जून का, उस समय पे तो ये पेनिनसुलर रिवर, हालांकि पेनिनसुलर रिवर ना उतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे मोटे नदी होते हैं। और जैसे गर्मी के समय में तो ये कम्प्लीटली कभी कभी सूख जाता है पूरा। बात समझ आ रही है? तो बताइए इसमें जो पानी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? बरसात पे डिपेंड करेगा, यानी कि रेन वाटर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें हो गई छोटी छोटी, अभी हम लोग रिवर के बारे में आएंगे तो हम लोग उसके बारे में और जानेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब आप इंडिया के मैप में देखेंगे इन सभी नदी का नाम, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब का सब बह के किधर की ओर आ जाता है? ईस्ट की ओर आता है। और ईस्ट में आके आप देखेंगे वहाँ पे हमारा लाई कर रहा है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके सारा नदी क्या हो जाता है? मिल जाता है, यानी कि समुद्र में सारा पानी हमारा मिल जाएगा। दिस रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, यानी कि ये नदी अलग अलग प्रकार के जगहों पर अपना डेल्टा भी बनाते हुए चलता है। मतलब कि जहाँ पे ये शुरुआत होता है, जहाँ से बहना, वहाँ से आपको ये नज़र आएगा कि ये अलग अलग प्रकार का डेल्टा भी बना रहा है। और वैसी बात है ना, नदी है तो अपना डेल्टा तो बनाएगा ही। ठीक है, आगे, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। अब देखिए ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली रिवर सिस्टम का बात कर रहा है ये। मतलब कि अक्सर जो हमारे पेनिनसुलर रिवर है वो ना थोड़ा सा मतलब साइज में छोटा होता है। साइज में छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हर समय पे पानी रहता नहीं है, केवल कब रहता है? बरसात के समय में रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हमारा छोटा होता है। जैसे यदि हम लोग बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, उनसे ये काफ़ी छोटा होता है। और गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र में क्या कभी पानी का कमी हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो लगातार हमारा डायरेक्ट हिमालय से ही निकलता है। ठीक है, लेकिन इन सभी में पानी का कमी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से साइज में भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन कहीं पे आ जाए या फिर कहीं पे आपको सिंपली बेसिन मिल जाए, समझना क्या है, वो बेसिकली रिवर के बारे में ही बात कर रहा है। ये सब बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारा एक एक करके अलग अलग प्रकार के
पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि साउथ इंडिया में रिवर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखा जाए। सबसे पहला हमारा नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा रिवर के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में हमारा एक हिल है, उसका नाम है अमरकंटक। वहीं उसी हिल से हमारा नदी क्या है, नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की ओर आगे बढ़ती है, मतलब कि इंडिया का जो वेस्ट हमारा हिस्सा होगा। अच्छा, वेस्ट में हमारा कौन सा समुद्र है बताइए? अरेबियन सी, है ना। तो अरेबियन सी की ओर ये आगे बढ़ती है। देखो, हर नदी का ना अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल होता है हर नदी का कि हमको जाके समुद्र में मिल जाना है। और अब चाहे तो वो समुद्र में बे ऑफ बंगाल में मिले, या फिर अरेबियन सी में मिले, या फिर नीचे हमारा किधर इंडियन ओशन में मिल जाए, कहीं पे भी मिले, बस समुद्र में जाके उसका मिलना ही आखिरी मकसद होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा रिवर है, वो बेसिकली वेस्ट की ओर आगे बढ़ता है। ऑन इट्स वे टू द अरेबियन सी, द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस्क्विक लोकेशन, यानी कि जब ये नर्मदा रिवर हमारा अरेबियन सी की ओर समुद्र में मिलने के लिए जब जा रही होती है, बढ़ के जा रही होती है, तो ये अपने बहुत एकदम अमेजिंग पिक्चर स्क्वेयर लोकेशन को क्रिएट करती है। पिक्चर स्क्वेयर लोकेशन का मतलब होता है वैसा एकदम सुंदर माहौल जहाँ पे कि आप जाके फोटो ये सब खिंचवा सकते हैं। मतलब कि जब ये नर्मदा रिवर हमारा वेस्ट की ओर बढ़ती है आगे अरेबियन सी में मिलने के लिए जब जाती है वहाँ पे, तो ये ना अलग अलग प्रकार के एकदम मनमोहक वातावरण वहाँ पे क्रिएट करता है। मतलब कि वहाँ पे आप जाओ, बैठो, आराम से पिकनिक विकनिक मना सकते हो, और वहाँ पे आप फोटो ये सब भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत मतलब सुंदर वातावरण वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे, द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर एंड द धाउधर फॉल्स आर सम अमेजिंग पिक्चर स्क्वेयर लोकेशन। जैसे देखो, जबलपुर में मार्बल रॉक्स और धूधर फॉल्स, ये हमारे कुछ ऐसे पिक्चर स्क्वेयर लोकेशन हैं जहाँ पे आप जाके अलग अलग प्रकार के पिक्चर को खींच सकते हैं और नर्मदा रिवर का एंजॉय भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मनमोहक माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। मतलब ये हो गया कि जो नर्मदा नदी है हमारा, पहली बात तो ये बहुत छोटा नदी है और ये भी अपने ट्रिब्यूटरीज को बनाती है। मतलब कि ये नर्मदा नदी भी हमारा जो है ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं और बाद में जाके दोबारा नर्मदा नदी में आगे चल के मिल जाती है, लेकिन किस एंगल पे? राइट एंगल पे, मतलब कि 90 डिग्री पे जाके हमारा नर्मदा नदी में दोबारा मिल जाती है। ठीक है, आगे, द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बस ये दो ही स्टेट को ये करके क्रॉस करके आगे बढ़ती है। पहला तो जहाँ से ये निकलती है मध्य प्रदेश में, और दूसरा ये कहाँ चल जाती है? गुजरात। ठीक है, और गुजरात में जाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, क्योंकि गुजरात के बगल में ही हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर के बारे में। उसके बाद है हमारा तापी बेसिन, यानी कि तापी रिवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस इन द बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि सतपुरा रिवर भी हमारा कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से ही निकलेगा। और मध्य प्रदेश में हमारा एक जिला है, उस जिला का नाम है बिटुल। क्या नाम है? बिटुल, मध्य प्रदेश में। और बिटुल में हमारा एक रेंज है, सतपुरा रेंज। मतलब कि यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ों का समूह है, हल छोटा मोटा पहाड़ है, उतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा पहाड़ है। तो वहीं से हमारा तापी रिवर जो है निकलती है। ठीक है, आगे, इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। तो ये तापी नदी भी हमारा नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल चलता है, साथ साथ चलता है, लेकिन ये नर्मदा से बहुत ही छोटा होता है, इसका लेंथ बहुत ही छोटा है। उसके बाद ये तापी बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये 3 स्टेट को कवर करती है। मध्य प्रदेश जहाँ से निकलेगी पहला तो वो, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र। तो ये 3 स्टेट से होकर गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा गोदावरी बेसिन, इसके बारे में भी देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है गोदावरी बेसिन। देखिए, इसमें कहा यह जा रहा है, द गोदावरी राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कि ये कहाँ से निकलता है? सबसे पहला तो कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है, उसका नाम है नासिक। और नासिक में हमारा जो वेस्टर्न घाट है, मतलब कि समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है नासिक में, वहाँ से हमारा ये बेसिकली गोदावरी नदी बाहर निकलती है।
ठीक है, स्लोप के रूप में, मतलब कि ढलान के रूप में ऊपर से नीचे आती है पहाड़ों के जैसा हमारा। आगे, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इस बात को आप याद रखिएगा, मतलब कि इंडिया में पेनिनसुलर रिवर बहुत है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे लंबा है वो हमारा गोदावरी ही है। और सवाल पूछेगा ये कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नासिक से, और नासिक में कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, और किस रूप में, स्लोप के रूप में, मतलब कि स्लोप यानी कि पहाड़ों जैसा एरिया है थोड़ा सा हमारा वेस्टर्न घाट में, वहाँ से बहते बहते नीचे की ओर आती है। आगे, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 इसका जो है पूरा लेंथ है गोदावरी नदी का, तो ऑब्वियस ये बात है ये बहुत लंबा है। ठीक है, आगे, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये आखिरकार जाके कहाँ पे मिल जाता है, कहाँ पे जुड़ जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में हमारा जाके ये बेसिकली नीचे गिर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो सोच रहे हो आप, मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारा महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल किधर पड़ता है, ईस्ट में। तो वेस्ट से जब ये नदी बह के ईस्ट की ओर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसीलिए इसका लेंथ कितना, टोटल 1500 किलोमीटर। ठीक है, आगे, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत लंबे दूर तक के एरिया को कवर करता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे पास पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करता है। ये इकलौता ऐसा नदी है जो कि पेनिनसुलर नदी के मामले में बहुत लंबा भी है और बहुत दूर तक के एरिया को ये कवर भी करता है, मतलब कि इसका चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे, द गोदावरी बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनको ये गोदावरी नदी टच करती हैं, टच करते करते जाके आखिरकार बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इसके बाद द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मांजरा, द वैगंगा एंड द पैनगंगा। तो ये एक अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरीज के नाम है, छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज के नाम है, जो कि जाके आखिरकार गोदावरी में मिल जाती है और गोदावरी का लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आखिरकार किस में, गोदावरी में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा गोदावरी के बारे में भी हो गया। उसके बाद है, अच्छा 1-2 पॉइंट और इसमें लिखा गया है, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। अच्छा, ये जो आपने लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज देखा, लास्ट का 3 ट्रिब्यूटरी कौन कौन था, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, है ना। तो ये 3 ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बहुत ही लार्ज हैं, लंबे लंबे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर इट इज ऑल्सो नॉन एज द दक्षिण गंगा। मतलब कि ये ना क्या करता है, मतलब पहली बात तो ये बहुत लंबा है गोदावरी, हमारा गोदावरी नदी पहली बात तो बहुत लंबा है। दूसरा बात, ये बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मतलब जो हमारे साउथ इंडिया में है, तो इसीलिए इसका नाम है दक्षिण गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा महानदी बेसिन, इसके बारे में भी देख लिया जाए, क्या इसके बारे में बात कहा गया है। सबसे पहला हमारा है द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ का मतलब है छत्तीसगढ़ में जो ऊंचा वाला जगह है, पहाड़ी जैसा इलाका है थोड़ा बहुत, वहाँ से हमारा महानदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। तो ये ओडिशा से होते हुए, मतलब कि कहाँ पे ये निकलता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से निकल के पहुँचता है ओडिशा, ओडिशा से फिर निकल के हमारा ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इस नदी का पूरा जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। यानी कि ये ऐसे कुछ ऐसे स्टेट हैं जो देखो 1, 2, 3, 4 स्टेट को ये कवर कर रहा है। ऑब्वियस ये बात है, इसका लेंथ तो लंबा होना ही है, तो 860 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई है। और ये बेसिकली महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में बहुत बड़े लेवल पे एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, यानी कि वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा महानदी बेसिन के बारे में हो गया। उसके बाद है हमारा द कृष्णा बेसिन। कृष्णा के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। द कृष्णा राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। महाबालेश्वर में बेसिकली स्प्रिंग का मतलब हो गया कि छोटे छोटे धाराओं के रूप में हमारा ये निकलता है। और आगे फिर द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 1400 किलोमीटर। इसका टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है, तो लंबा नदी है ये। आगे
इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। उसके बाद दी तुंगभद्र, दी कोयना, दी घटप्रभा, दी मूसी एंड दी भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये इसके अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपने पानी को अलग अलग हिस्सों में डाइवर्ट कर देता है। और डाइवर्ट कर दे रहा है मतलब कि वही तो ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी हमारा ये कुछ ऐसे नाम है। आगे, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो नदी है हमारा बेसिकली ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। तो ये हमारा कृष्णा बेसिन के बारे में हो गया। उसके बाद है हमारा कावेरी बेसिन। कावेरी के बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। मतलब कि वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंज का मतलब क्या है, मतलब कि ब्रह्मगिरी रेंज का मतलब है कि वेस्टर्न घाट में थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है, कुछ पहाड़ों का समूह है, वही है हमारा ब्रह्मगिरी रेंज। और ये ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में, मतलब कि वेस्ट में हमारा समुद्र के किनारे वाले हिस्से में ये आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से ये हमारा कावेरी बेसिन निकलता है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, यानी कि ये बहते हुए कहाँ आती है? पहले तमिलनाडु आती है और तमिलनाडु के बाद जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, आगे द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इस नदी का जो पूरा लंबाई है वो 760 किलोमीटर है, अच्छा लंबा है। आगे, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड द काबिनी आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये इस नदी के छोटे मोटे कुछ ये हमारे ट्रिब्यूटरीज हो गए जो कि अपने पानी को अलग अलग हिस्सों में, ये मेन नदी जो हमारा कृष्णा है वो डाइवर्ट कर देती है। मतलब कि कावेरी नदी हमारा ये इसका छोटा मोटा ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, आगे, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये जो नदी हमारा है कावेरी नदी, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अलग अलग एरिया को बड़े लेवल पे घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। आगे, द कावेरी रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नॉन एज जॉग फॉल्स। देखिए इंडिया में सबसे, मतलब कि इंडिया में जो वाटरफॉल है हमारा वो दूसरा नंबर पे जो हमारा वाटरफॉल है उसका नाम है जॉग फॉल। और वो किसके द्वारा होता है क्रिएट? कावेरी नदी के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है जॉग फॉल वो किस नदी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो वो होता है हमारा कावेरी नदी के द्वारा। ठीक है, आगे उसके बाद फिर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बैंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF। ठीक है, इस बात को आप याद है। और KGF पे हमारा एक मूवी बन चुका है। और यही, अच्छा जब हम लोग ना एक बार बताते हैं, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। मतलब कि जो कावेरी हमारा नदी है, इस कावेरी नदी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है, यानी कि बिजली जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिजली बनाया जाता है। और वो बिजली कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? मैसूर में, बेंगलोर में और कोलार गोल्ड फील्ड में। अब ये तो हमारा बात होगा कावेरी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं KGF के बारे में। देखिए जब हम पहली बार KGF को देखे थे ना तो हमको लगा था ना कि ये कहानी जो इंडिया के बाहर का है। ठीक है, लेकिन जब उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किए तो हमको मालूम चला कि नहीं, KGF हमारे इंडिया का ही एक जगह है, साउथ इंडिया में पड़ता है, हल्का साउथ इंडिया कह सकते हैं हम लोग इसको, तो वहाँ पे पड़ता है। और ये KGF हमारा ना एक बहुत बड़ा पहले खदान हुआ करता था, जैसे कोयले का खदान होता है ना, उसी प्रकार का हमारा खदान था। और इस खदान में कोयला कम, सोना ज़्यादा निकलता था, और इसी के ऊपर वो हमारा KGF मूवी बनाया गया है। हाँ, एकदम पूरा सोना पे बनाया गया। आप देखने देखा होगा आपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी था। तो कोलार गोल्ड फील्ड आज के दौर में ना उसको बंद कर दिया गया है, मतलब कि उसमें कोई भी आदमी अब जा नहीं सकता है, ये बिल्कुल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है और इन जगहों पे सप्लाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब तो हमारा यहाँ पे लेक के बारे में आ गया। लेक के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हमारा टॉपिक है लेक्स के बारे में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए कि लेक्स का मतलब होता क्या है। लेक्स का मतलब होता है ना, एकदम पानी बहुत दूर तक फैला हुआ होता है और वो पानी बिल्कुल अस्थिर पानी होता है, मतलब कि वो पानी में ना बहाव देखने को आपको नहीं मिलता है। और उसी पानी में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोटिंग ये सब करते हैं, यदि घूमने के लिए जाते हैं तो। जैसे कभी आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा लेक है, उस लेक का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, आगे मिलेगा आपको। तो वो उस लेक में ना बेसिकली उस लेक का पानी अस्थिर होता है, उसमें कोई बहाव नहीं होता है और उसमें हम लोग बोटिंग ये सब भी करते हैं, वही हमारा लेक है। तो लेक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे।
हम लोगों ने हिमालय रिवर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। चलिए देखा जाए क्या है लेक के बारे में। पहला है, यहाँ पे बात कहा गया इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। सबसे पहला तो इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक हैं। These lakes are differ from each other in the size and other characteristics। और हर लेक एक दूसरे से अलग है, कोई साइज में अलग है, कोई लंबाई में अलग है, कोई गहराई में अलग है, और कोई अलग अलग प्रकार की चीज़ों से अलग है। मतलब कि हर लेक अपने आप में अलग है, किसी न किसी मामले में वो अलग है। ठीक है, आगे, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे लेक हैं जो कि परमानेंट है, मतलब कि वो लेक हमेशा रहने वाले हैं, बहुत समय से हैं, अभी भी हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेगा वो लेक। लेकिन कुछ ऐसे भी लेक हैं जो कि तभी हमको देखने को मिलता है जब बरसात का पानी उसमें भर जाता है, तभी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लेक हैं जो कि हमेशा के लिए परमानेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल्स। मतलब कि वो लेक जो कि इनलैंड रीजन में पाया जा रहा है। इनलैंड रीजन का मतलब हो गया कि जैसे हमारा बहुत दूर तक ज़मीन फैला हुआ था, उस ज़मीन में हमारा जो लेक है, वो लेक बेसिकली हमारा अधिकतर सीजनल होता है। मतलब कि उस ज़मीन पे बरसात का पानी आएगा तभी जाके वो हमारा लेक देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो बेसिकली हमारे एरिया के अंदर, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आजू बाजू एरिया में यदि हमको लेक देखने को मिल रहा है तो वो लेक अक्सर कैसा होता है, सीजनल होता है। मतलब कि बरसात जब पड़ेगा, बरसात जब होगा तभी आपको वो देखने को मिलेगा, उसके अलावा नहीं। आगे, फॉर एग्जाम्पल द सांभर लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है, राजस्थान में ना एक लेक है, उस लेक का नाम है सांभर लेक। और ये सांभर लेक बेसिकली हम लोग इसको सॉल्ट वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इस लेक के पानी से बेसिकली नमक भी बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस लेक को बेसिकली हम सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इस लेक का असली नाम क्या है, सांभर लेक, है ना। और ये हमारा लेक कैसा है, सीजनल है, मतलब कि इसमें हमेशा पानी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे, इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। और इस लेक में जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग नमक बनाने के लिए भी करते हैं, राजस्थान में खास करके। आगे, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। देखिए, जो फ्रेश वाटर लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक का मतलब हो गया कि जिसमें पानी जो है बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल एकदम कंचन, बहुत ठंडा पानी, बहुत साफ़ पानी, बहुत साफ़ सुथरा वाला, वो आपको अक्सर हिमालय में देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे हिमालयन रीजन है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बगल में आप लद्दाख देख लो, ये सब के इन सारी जगहों पे जो लेक हैं वो बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है। मतलब कि उसमें जो पानी होगा बिल्कुल वो शुद्ध पानी होगा। ठीक है, आगे, दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग इन आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। मतलब कि ये इस प्रकार के लेक हैं हिमालयन रीजन में जो कि ग्लेशियर को खोद के बनाया गया है। ग्लेशियर को खोद के बनाया गया है, इसका मतलब हो गया कि पहले वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हमारा पहाड़ हुआ करता था, बर्फीला पहाड़, उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे कैसा बना दिया गया एरिया, ग्लेशियर के जैसा, लेक के जैसा बना दिया गया। और उस लेक में बाद में पानी भर दिया गया तो वो हमारा क्या हो गया, लेक बन गया। मतलब कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो हिमालयन रीजन में अक्सर जो पाए जाते हैं हमारे लेक, वो लेक बेसिकली या तो बनाए गए हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा, या तो वो नेचुरली क्रिएट हो गया है अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और उसमें जब हमारा जाके स्नो का पानी यानी कि बर्फ़ का पानी पिघल के आएगा तो वैसी बात वो लेक हमारा बन जाएगा। उसके बाद दी उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमारे इंडिया में भूकंप आया और भूकंप के वजह से ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा हमारा इधर उधर खिसक गया, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में उलर लेक हमारा क्रिएट हो गया। मतलब कि ज़मीन हमारा धंस गया और ज़मीन में जब दोबारा पानी आ गया, बरसात का पानी या फिर पहाड़ों का पानी पिघल के उसमें जब आया तो हमारा उलर लेक बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा उलर लेक है वो कैसे बना है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। मतलब कि जब भूकंप आया, भूकंप से हमारा ज़मीन नीचे धंस गया और वहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा हो गया तो वही हमारा बन गया उलर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन कई बार हम लोगों को जो लेक है ना जानबूझ के बनाना भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसको खोदना पड़ता है, उसमें पानी भरना पड़ता है बाद में, और उसके बाद फिर वो हमारा जाके
लेक बनता है, उसके बाद हम लोग उस पर बोटिंग वोटिंग करते हैं ये सब। ठीक है, आगे उसके बाद देख लेते हैं। द उलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लेक, वो भी कैसा लेक, फ्रेश वाटर लेक, वो हमारा है उलर लेक, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आगे द दाल लेक, उसके बाद भीमतल, नैनीताल, लोकतक एंड बरापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। देखो ये भी हमारे कुछ ऐसे लेक हैं जो कि फ्रेश वाटर लेक हैं, लेकिन फ्रेश वाटर लेक हमारा सबसे बड़ा कौन होगा, उलर लेक। ये भी फ्रेश वाटर लेक ही है, लेकिन ये सब छोटा छोटा है। ठीक है, आगे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स देर आर आर्टिफिशियल, मतलब कि मैन मेड लेक्स ऑल्सो। जैसे हमने कहा कि कुछ हमारे पास लेक एकदम नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब हो गया कि वो नेचर ने बनाया अपने आप, जैसे पहाड़ वहाड़ हिला, धरती उड़ती हिल गया, जमीन धंस गया नीचे तो वहाँ हमारा लेक बन गया, ये नेचुरल हो गया। और कुछ लेक आदमी जानबूझ के भी बनाता है, यानी कि ज़मीन को खोद के एकदम तालाब जैसा बना देगा और उसमें पानी भर देगा और वही हमारा लेक तैयार हो गया। तो आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक दोनों देखने को हमको मिलता है। जैसे आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, द डेमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सिंह लेक, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। देखिए भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा। भाखड़ा नंगल डैम जो है ना, हमारे इंडिया के बहुत बड़े डैम में से एक डैम है, जिसमें से पानी नीचे गिराया जाता है और नीचे हमारा टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। तो उस डैम को बनाने से हमारा यहाँ पे अलग प्रकार का ना एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हो गया बगल में। उस लेक का नाम है गुरु गोविंद सिंह लेक। तो ये हमारा लेक कैसा आर्टिफिशियल है, कैसे बना, ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, यानी कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया जा रहा था पानी को रोक के, और उस पानी के रोकने की वजह से बगल में क्या बन गया, हमारा एक आर्टिफिशियल लेक बन गया, झरना बन गया। तो वही हमारा है, उसका नाम गुरु गोविंद सिंह लेक। लेकिन बोला जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो लेक जो बना है हमारा, वो किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के तहत बना है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत हमारा भाखड़ा नंगल डैम भी बनाया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, यानी कि लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, देख लेते हैं थोड़ा सा। लेक्स अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। देखिए हमारे इंडिया में ना, खास करके जम्मू एंड कश्मीर ऐसा स्टेट इंडिया का जिसमें जो उलर लेक है, उस उलर लेक का एंजॉय लेने के लिए, उस उलर लेक को देखने के लिए, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए, घूमने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। सोचिए बहुत सुंदर है, कभी आपका मौका मिले जाने का तब वहाँ पर जाइएगा तो आप देखिएगा उलर लेक वाकई में लगेगा ना कि आप स्वर्ग में आ गए। हर तरफ हरियाली, हर तरफ अलग अलग प्रकार के फूल, ये सब आपको देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। लेक के वजह से भी हमारा जो रिवर है उसमें पानी लगातार बरकरार रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेक हमारा ओवरफ्लो होने के वजह से उस पानी को कहाँ पे जाना पड़ता है, नदी में जाना पड़ता है। तो नदी का भी फ्लो बना हुआ रहता है लेक के वजह से। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बहुत भयंकर बरसात हुआ, बहुत भयंकर बरसात से क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। तो उस बाढ़ को ना आने दिया जाए, सारा पानी किस में डाइवर्ट कर देगा, लेक में डाइवर्ट कर देगा, ताकि लेक में वो पानी चल जाए, जिससे बाढ़ हमारा रुक जाएगा। और दूसरी बात यदि बहुत सुखाड़ी वाला समय आ गया, पानी का कमी हो गया, तो उस लेक के पानी का भी इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो लेक का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। लेक का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल हम लोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी कि आसपास का जो क्लाइमेट है उसको ये मॉडरेट करने का काम करता है। मतलब कि बेसिकली ना ही ठंडा ना ही गर्म, बिल्कुल नॉर्मल माहौल ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि जहाँ पे पानी रहेगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे माहौल तो ठंडा ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आगे दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब है कि उस पानी में अलग अलग प्रकार के आपको एक्वेटिक एनिमल भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। वो किसकी वजह से कर पा रहा है, लेक के वजह से कर पा रहा है। तो लेक में अलग अलग प्रकार के मछली भी जानबूझ के डाले जाते हैं, ताकि लोग यदि यहाँ पे घूमने के लिए आए तो उनको बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, आगे दे इनहैंस नेचुरल ब्यूटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखता है और बढ़ावा भी देता है। नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या हो गया, मतलब आसपास आपको बहुत सुंदर देखने को लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक के बारे में और लेक के इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, तो रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी क्या है हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे रिवर का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे बेसिकली इंडिया के लिए, हालांकि इकोनॉमी का मतलब थोड़ा सा और इससे वास्ट होता है, लेकिन आप इसको समझने के लिए भी फ़िलहाल समझ सकते हैं क्या कि इंडिया के लिए रिवर का क्या रोल है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी मतलब किसके बारे में, इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी यानी कि हमारे भारत के लिए रिवर का क्या रोल है देखा जाए। इसमें कहा गया है रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, आज का बात ना करके बल्कि हम लोग हजारों लाखों साल पुराना यदि बात करें, उस समय से लेकर आज तक रिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज तो हम लोग ये देखते हैं कि नदी के बगल में घर ये सब बस गया, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो पुराने लोग हुआ करते थे ना, आज से 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल पुराने जो लोग हुआ करते थे, वो अपना घर अक्सर कहाँ पे बनाना पसंद करते थे मालूम है? पानी के बगल में, ताकि उनको पानी के लिए बहुत दूर भटकना ना पड़े। तो पानी का जो ज़रूरत है यानी कि पानी का जो रोल है हमारे लाइफ में, वो आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से देखा जा रहा है। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा गया है कि रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि मानव इतिहास के लिए पानी का जो ज़रूरत है, और ख़ास करके नदी का पानी, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। तो शुरुआत से ही हम लोग अपने नदी के पानी के ऊपर बहुत गहराई से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, आगे फिर वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम लोगों को जो पानी नदी से मिलता है वो क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स है। और कैसा नेचुरल रिसोर्स? बहुत बेसिक का मतलब हो गया कि आपको कहीं पानी मिले ना मिले, लेकिन गंगा जी में यानी कि नदी में पानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। आगे, वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही बात भी है, मतलब ये हो गया कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, मतलब कि हम लोग जो भी काम करते हैं उन बहुत सारे कामों में पानी का डायरेक्टली इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ब्रश करना हो, फ्रेश होना हो, उस प्रकार से आपको कपड़ा धोना हो, नहाना हो, गाड़ी वॉश करना हो, साइकिल धोना हो, कुछ भी करना हो, पानी का तो इस्तेमाल है ही। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि रिवर वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, अब तो हमारे घरों में नल का पानी आ जाता है, लेकिन पहले के लोगों के घरों में, आज से लगभग 3-4 हज़ार साल पहले का यदि हम लोग बात करें, तो पहले के लोग अपना पानी पूरा करने के लिए ना घर में चापाकल नहीं लगाते थे, वो लोग जाके नदी से पानी लाते थे। हालांकि अब आपको लग रहा होगा कि सर नदी का पानी कैसे पी सकते हैं, इतना गंदा होता है। नहीं, वो तो आज गंदा हो गया है ना। पहले नदी का पानी बहुत साफ़ होता था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम था, इंडस्ट्री हमारे बहुत कम थे, तो नदी को कौन गंदा करता? कोई नहीं। तो इसलिए उस समय के पानी ना लोग डायरेक्टली नदी से निकालते थे और पी लेते थे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। और नदी का पानी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे आज के तौर पे देखा जाए तो नदी का ही पानी हमारे घरों में भी आता है, जो नल में हम लोग पीते हैं। हाँ, बस वो क्या है, थोड़ा सा प्योरीफाई होकर आ रहा है, लेकिन है तो नदी का ही, अंडरग्राउंड वाटर ही तो है। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें तो नदी का पानी हम लोग खेत को सिंचाई करने के लिए कर लेते हैं, वो खेत जो कि बगल में नदी के होते हैं। जैसे मेरे गाँव से भागलपुर में, मेरा गाँव भागलपुर है, तो वहाँ से ना मेरे गाँव से मेरा गाँव है, उसके पीछे से गंगा नदी बहती है। तो उस पानी का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल मोटर लगा के खेतों को पटाने के लिए कर लेते हैं, यानी कि खेत में पानी डालने के लिए कर लेते हैं। तो बेसिकली नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत सारा है। आगे, देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और यही वजह है कि जो नदी का किनारे वाला जगह है वो हमेशा एक अट्रैक्शन के तौर पर रहा है। किसके लिए? सेटलर के लिए। सेटलर का मतलब हो गया वो लोग जो कि पहले आके नदी के किनारे बस जाते थे, उसके लिए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी कि आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से लोगों का जो मन है वो मोह जाता है नदी के किनारे जाने के बाद। मतलब कि उसको लगता है कि यहीं पर रहा जाए। पहली बात तो बहुत सुंदर वातावरण होता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है, और दूसरा बात यदि आप वहाँ पे बस जाते हैं तो पानी का कभी कमी नहीं होने वाला है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया है। और पुराने के ज़माने में भी जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे ना, वो लोग अक्सर अपना कुटिया जो है यानी कि झोपड़ी जो है वो नदी के किनारे बनाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पानी के लिए उसको दूर नहीं जाना पड़े। उसी प्रकार से दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, लेकिन वही सेटलमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा बहुत ही बड़ा शहर बन गया है। जैसे आपको क्या लगता है, ये जो हमारा पटना शहर है,
ये जो गंगा नदी के किनारे में बसी हुई है पटना शहर हमारा, क्या ये अचानक बस गया? नहीं, इसके नदी के किनारे पहले बहुत छोटे छोटे घर बसे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे मकान बनने लगा, रोड बनने लगे, एयरपोर्ट बनने लगे, नहीं कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हम लोग डेवलप करते चले गए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि पहले एक दो कुटिया हुआ करता होगा, एक दो झोपड़ा ये सब हुआ करता होगा, लेकिन आज देखो तो पूरा पटना बस गया हमारे गंगा नदी के किनारे। तो वही बात कहा गया है कि ये सेटलमेंट अब धीरे धीरे क्या हो गया, बड़े 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 शहरों में कन्वर्ट हो गया। वाटर फ्रॉम द रिवर्स कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एक्सेट्रा। और नदी का जो पानी होता है इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए कर लेते हैं, जैसे खेत को पटाना हो, खेत में पानी डालना हो उसके लिए। नेविगेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? आप ना क्या करो, नदी के पानी के साथ बस बहते जाओ, आप बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाओगे और साथ ही साथ आप बहुत चीज़ों के बारे में खोजबीन भी कर जाओगे। नेविगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हमको कहीं पे जाना होता था ना पहले, तो नदी के धार के साथ बस बहते जाते थे अपनी नाव से, लेकिन नदी के धार पे नाव अपना खड़ा कर दिए और जिधर जिधर नदी बह रहा है उधर उधर हम लोग अपनी नाव को लेके आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, और इससे हम लोग अलग अलग जगहों के बारे में खोज करते थे। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोलंबस एक आदमी का नाम है, उन्होंने अमेरिका का खोज किया था। सोचिए, मतलब कि अमेरिका क्या पहले नहीं हुआ था? क्या अमेरिका पहले नहीं था, लेकिन खोज करने का मतलब है कि पता चल गया लोगों को कि हाँ भाई उधर भी कोई एक अपना अलग देश है, इस तरीके से पता चल गया। जैसे इंडिया के बारे में खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। इसका मतलब क्या है कि इंडिया पहले नहीं था, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि हाँ भारत जैसा भी कुछ जगह है, नहीं मालूम था लोगों को। तो वास्को डी गामा ने जब पता किया तो लोगों को बता दिया उन्होंने कि हाँ भाई इधर जाओगे तो इंडिया मिलेगा तुमको, वहाँ भी लोग रहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया। तो पहले के लोग ना अलग अलग जगहों के बारे में खोजबीन करने के लिए पानी का सहारा ही लेते थे। ठीक है, और हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली बनाने के लिए हम लोग तो पानी का इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, डैम में खास करके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रिवर पॉल्यूशन, सबसे बड़ा समस्या पानी को लेकर। रिवर पॉल्यूशन सबसे बड़ा समस्या। ठीक है, देखा जाए क्या है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखिए, जैसे जैसे हमारा डोमेस्टिक ज़रूरत बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ज़रूरत का मतलब क्या हो गया? अब हमारे घर में एक साइकिल था, अब हमारे पास 4 व्हीलर आ गया, तो ऑब्वियस ये बात है 4 व्हीलर को साफ़ करने के लिए पानी ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसी प्रकार से म्युनिसिपल का मतलब हो गया क्या? गली मोहल्ले में आप देखते हैं हर घर में सब कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, वहाँ पे पानी का ज़रूरत है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मतलब कि बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री डेली लग रहे हैं। एग्रीकल्चरल डिमांड का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, तो भैया पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यानी कि इन सभी चीज़ों के वजह से पानी का ज़रूरत बढ़ा, पहला बात। और दूसरा बात, ज़रूरत बढ़ने के साथ साथ हमारा पानी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब गंदा कर रहा है। पसंद आ रही है? जैसे आपको तो जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ना, जब वो लोग अपना केमिकल नदी में रिलीज करते हैं, यानी कि या फिर समुद्र में रिलीज करते हैं, तो इतना गंदा देखने में लगता है। सोचिए फिर हमारे वो पानी को कितने बड़े लेवल पे ख़राब कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग पानी को भी ख़राब करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। और इसका परिणाम ये निकल रहा है कि धीरे धीरे पानी हमारा जो नदी से है वो गायब होता जा रहा है। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, नदी के बगल बगल में घर बना के नदी को और कंजस्टेड कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नदी का पानी हमारा धीरे धीरे गायब हो रहा है। और इसी वजह से कभी कभी अचानक पानी आता तो बाढ़ जैसा बन जाता है। भाई आपने नदी को सांकड़ा कर दिया, ऑब्वियस ये बात है जब पानी आएगा तो उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे आगे पीछे तो फैलेगा ही, इसीलिए बाढ़ आता है। तो जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग अपने पानी को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके लेवल को भी हम लोग घटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी के बीच में डैम बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से भयंकर रूप से बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद ऑन द अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़े लेवल पे हम लोग अनट्रीटेड सीवेज का मतलब हो गया कि नाला पानी हो गया, नाला का पानी हो गया, एकदम गंदा वाला कीचड़ वाला पानी हो गया, ये सब बिना ट्रीट किए, बिना साफ सुथरा किए हम लोग डायरेक्टली इसको नदी में बहा दे रहे हैं। तो सोचिए हमारा नदी का पानी गंदा होगा कि साफ होगा? ऑब्वियस ये बात है गंदा होगा। तो यदि नाले में सबसे पहले उस पानी को
साफ़ करके यदि नदी में या फिर समुद्र में गिराया जाए तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते तो नहीं है, आराम से जो नाला का पानी है उसको पूरा एकदम समुद्र में या फिर नदी में छोड़ दे रहे हैं खाली। इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से नदी और समुद्र दोनों एकदम ख़राब हो रहा है। उसके बाद दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। इससे ना हम लोग दो चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। पहला, पानी का क्वालिटी तो ख़राब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तक एक बात बताते हैं आपको, नदी के पास ना अपना खुद का क्षमता है अपने आप को साफ़ करके रखने का। जैसे हम लोग अपना बॉडी अपने से साफ़ क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई हम लोग अब योग्य हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। उसी प्रकार से नदी भी ना अपने आप को साफ़ रखने के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को साफ़ रख सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा कचरा डाल दे रहे हैं। तो भाई वो कहाँ से कर पाएगा? जैसे मान लीजिए यदि मेरे क्षमता अनुसार यदि हमको काम करने के लिए कहा जाए कि बेटा तुम ना ये काम कर दो, तो वैसी बात है, यदि वो मेरे कैपेसिटी के अंदर है तो हम कर देंगे। लेकिन यदि कोई बोल दे कि तुम पहाड़ जाके तोड़ो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे है। तो नदी का भी अपने आप को साफ़ रखने का कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा कचरा हम लोग जब फेंक देते हैं नदी में तो फिर वो अपने आप को भी साफ़ नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल तो मरते ही हैं, साथ ही साथ हमारा नदी भी दिखने में गंदा लगता है। जैसे यहाँ से जो पटना से दीघा से होते हुए जो नदी बहती है, आप उसको आज जाके देखिए, गंदा नज़र आता है, पूरा ग्रीन कलर का नज़र आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि एल्गे पूरा फैला हुआ है उसमें। लेकिन आज से वही 1000 साल पहले आप यदि देखेंगे उसको तो एकदम कंचन पानी, बिल्कुल साफ़, एकदम बिल्कुल साफ़। कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले ना तो आप वहाँ पे गंगा जी को देखिएगा, आपको लगेगा कि बाप रे, यहाँ का गंगा जी में और पटना के गंगा जी में बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, कभी मौका मिले आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे उसके बाद कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लीड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द गंगा। गंगा की जगह पर आप रिवर भी कह सकते हैं। देखिए, चूँकि जैसे जैसे हमारा नदी ख़राब हो रहा है, वैसे वैसे ना हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के प्लान भी निकालते रहते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र को या फिर इंदस को साफ़ किया जाए, या फिर जो भी नदी है उसको साफ़ कैसे किया जाए। जैसे एक बताते हैं आपको, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए निकाला गया था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि गंगा को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, मतलब कि जहाँ पे कचरा उचरा है उसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाएगा। लेकिन क्या साफ़ किया गया? चलो मान लेते हैं कि साफ़ किया भी गया होगा, तो क्या साफ़ है? नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार कितना ही बड़ा पॉलिसी क्यों ना निकाल दे, प्लान क्यों ना निकाल दे, लेकिन क्या जब तक लोग समझदार नहीं होंगे तो क्या हमारा कभी नदी या फिर कोई भी नाला साफ़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को कंसर्न करने की ज़रूरत है कि भैया ऐसा मत करो, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि नदी को साफ़ करने के लिए ना एक प्लान बनाया गया था, उस प्लान का नाम क्या बताएंगे आप? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ़ किया जाए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा रिवर पोल्यूशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।